हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक के रूल्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे और इसी सीरीज में हमने अपने कुछ बेहतरीन रूल्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें सिंस फोर का प्रयोग हमने कंप्लीट किया था कि सिंस और फोर का प्रयोग कितने टेंस में किया जा सकता है। आशा करता हूं आप लोगों ने उसे रिवाइज भी कर लिया होगा और उससे आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। और इसी के साथ मैं ये भी आशा कर सकता हूं कि एग्जाम में जब इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी गलती के इसको सही करके आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, वेयरएवर जैसे शब्दों के साथ हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जब व्हेन से या इन शब्दों से दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो कौन से सेंटेंस में कौन से टेंस का प्रयोग हमें करना है, वो हमने डिस्कस किया था। और उसी में हमने लास्ट का जो रूल कंप्लीट किया था वो था कि अगर कोई कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट होता है और दोनों ही यदि प्रेजेंट टाइम से या कहें रूटीन एक्टिविटी से संबंधित हैं तो हम दोनों में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि दोनों ही पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले अगर होते हैं एक्टिविटी, यानी जो उसमें एक्शन किया गया है, तो माय डियर दोनों ही सेंटेंसेज में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों ही कार्य फ्यूचर में होने हैं, क्योंकि भाई जैसे प्रेजेंट में हुए, पास्ट में हुए, तो फ्यूचर में भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्यूचर में होगा उसके लिए दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले काम कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा हो रहा है। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे कि जो पहले होने वाला कार्य है माय डियर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और बाद में होने वाला कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर यहां तक? तो चलिए, इसके साथ हमारा वेन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ था और इसी के साथ एक रूल और हमने छोटा सा डिस्कस किया था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वाला कंसेप्ट क्लियर किया था। इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि जब हम इट इज टाइम पढ़ते हैं तो उसमें इज जो आता है दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, वो तो प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। बट हमने जो रूल पढ़ा था वो ये पढ़ा था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इस तरीके के शब्द यदि आते हैं और इन शब्दों के बाद में अगर टू का प्रयोग हो रहा है तो हम रूट फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज आफ्टर टू वी यूज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और रूट फॉर्म क्या है ये तो मैं आपको वर्ब के दौरान डिस्कस करवा ही चुका हूं। लेकिन इसी के साथ में मैंने एक रूल और आपको बताया था कि अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो नाउन प्रोनाउन आने की कंडीशन में हम उसके तुरंत बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार एक तरफ अगर इज आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, तो दूसरी तरफ पास्ट आ रहा है। ये वर्ड्स का इनका खुद का रूल है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा कंसेप्ट है या आज की जो क्लास है, आज का हमारा शेड्यूल है जिसके लिए, वो है हमारा बिफोर और आफ्टर को कंप्लीट करने वाला बेहतरीन रूल्स में से एक है। और या फिर मैं ये कहूं कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होती हो जिसमें बिफोर और आफ्टर से प्रश्न ना पूछा जाए। कोई रेयर ही एग्जाम ऐसी होती होगी जिसमें प्रश्न आए और बिफोर और आफ्टर से प्रश्न नहीं आए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना हम बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए रूल हमारा है रिलेटेड टू बिफोर एंड आफ्टर। ये आपके टू वर्ड्स हैं जिसमें आप लोगों को क्या करना है, एक तो है आपका बिफोर और दूसरा है आपका दोस्तों क्या, आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर की यदि हम बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है इसको। देखिए, एक तो या तो होती है रटने वाली प्रवृत्ति। आप रटने वाली प्रवृत्ति से अगर पढ़ेंगे तो ये निश्चित मान लीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल का स्ट्रेस जो होता है, जो दबाव होता है, वो ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी चीजों को भुला देता है। रटने वाली चीजें जब भी पढ़ी जाती है तो एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि उन्हीं चीजों को हम बेसिक तरीके से अगर समझें, अगर तरीके से समझें, उसकी जड़ को समझें, तो हम इजीली उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आप खुद देखिएगा, यहां हमने दो वर्ड लिखे बिफोर एंड आफ्टर। क्या लिखे? बिफोर एंड आफ्टर। अब इसमें एक शब्द है बिफोर और दूसरा वर्ड है आफ्टर। तो आपको नहीं लग रहा है यहां पर कुछ एक कंसेप्ट ऐसा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? है ना, एक दूसरे के अपोजिट। बिफोर का अपोजिट क्या होता है? आफ्टर, और आफ्टर का अपोजिट क्या है? बिफोर। तो हम दोनों शब्दों को डिटेल में समझें, फिर लिखेंगे तो दोनों को ही हम, लेकिन अगर कंसंट्रेट हमें करना हो और अच्छे से समझना हो तो आप एक शब्द को समझ लो, बिफोर को समझ लो और आफ्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। सब कैसे? कि जो रूल बिफोर फॉलो करेगा ये तो कंफर्म है कि आफ्टर उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि बिफोर का दुश्मन एक तरीके से अपोजिट कौन है? आफ्टर है।
तो बिफोर जिस रूल को फॉलो करेगा उसको आफ्टर फॉलो नहीं करेगा। क्लियर कंसेप्ट? तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि तो बिफोर और आफ्टर का क्या कंसेप्ट है, ये हम देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो बिफोर आफ्टर को कंप्लीट करना है हमें, और बिफोर में अब आप समझना कि बिफोर आफ्टर का क्या कंसेप्ट है माय डियर। इसके साथ आपको दो तरीके के क्या यूज करने हैं, टेंस के कंसेप्ट यूज करने हैं। बिफोर आफ्टर दोनों के साथ तरीके समझना इसको। बिफोर और आफ्टर के साथ दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमें यूज करने हैं, और दो तरीके के क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे इनको समझिएगा। आप ध्यान रखिएगा, बिफोर और आफ्टर के साथ एक स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है जिसमें एक सेंटेंस आपका होता है कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। एक सेंटेंस होगा जिसमें भाई ये समझो बिफोर और आफ्टर दोनों कंजंक्शन है, दोनों ही क्या है, कंजंक्शन है। क्लियर है? अब कंजंक्शन है तो निश्चित रूप से कनेक्ट कर रहे होंगे किसको, दो सेंटेंसेज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बिफोर आफ्टर से माय डियर दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे तो आप निश्चित मानिएगा उनमें से एक सेंटेंस तो होगा किससे संबंधित, पास्ट इंडेफिनिट से, और दूसरा होगा इसके साथ पास्ट परफेक्ट से संबंधित। एक सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? अब इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपसे रिवाइज करवा देता हूं कि बिफोर आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, एक सेंटेंस उसमें से पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल कंसेप्ट है। सिमिलरली आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो माय डियर दूसरा सेंटेंस जो होगा वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित। किससे संबंधित होगा, फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित। सेम कंसेप्ट, यानी दो तरह की स्ट्रक्चर चलती हैं इसमें, और दो तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं। वो दो तरीके के सेंटेंसेस कौन से हैं समझिएगा ध्यान से, कि अगर मान लीजिए एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है तो माय डियर दूसरा सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट का होगा। एक पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। या फिर हम कहें कि दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, उनमें से एक सेंटेंस आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि दूसरा सेंटेंस जो आप यूज करोगे वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। या मैं कहूं कि आपको दिया गया एक सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यानी इनका पेयर चलता है, कभी भी एक दूसरे में क्रॉस नहीं होते, ये विशेष ध्यान रखना। कभी भी ये एक दूसरे में क्रॉस नहीं होते। क्रॉस होने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही कभी ऐसा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट लगा दो, नो, कभी नहीं। तो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो ही चलेगा। और वैसे भी हम टेंस टॉपिक पहले से डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस जब मैंने आपको डिस्कस करवाया था तो उसके साथ तो लिखवा ही दिया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड ओनली विद द टेंस दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस तो केवल उस टेंस के साथ आता है जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट के बिना नहीं आता, यह विशेष ध्यान रखिएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो अब ये आपको पॉइंट क्लियर है यहां तक का, तो कि पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य आएगा तो उसके साथ क्या चलेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में ये आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ, और पॉइंट क्लियर हुआ तो अब माय डियर आप पढ़िएगा कि बिफोर के साथ क्या स्ट्रक्चर होती है। बिफोर के साथ क्या स्ट्रक्चर होगी, यानी भाई दो टेंस आ रहे हैं, ये तो हम सबको पता है कि जब बिफोर आफ्टर के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आएगा पास्ट परफेक्ट भी आएगा, लेकिन उनकी सीक्वेंस क्या होगी, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, किस जगह कौन सा आएगा किस जगह कौन सा आएगा। ये तो एक कॉमन रूल पढ़ा हमने कि बिफोर आफ्टर से जुड़कर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन माय डियर ये तो कॉमन हुआ, अभी हमें ये पता थोड़ी है कि बिफोर के बाद में कौन सा आएगा।
आफ्टर के बाद कौन सा आएगा, तो उसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। माय डियर, बिफोर के प्लस में आपको सिर्फ यूज करना है कौन सा, इंडेफिनिट यूज करना है। आप तो बस एक वर्ड याद रख लो, बिफोर अपने बाद कौन सा लेता है, इंडेफिनिट लेता है। कौन सा, इंडेफिनिट लेता है दोस्तों। और इंडेफिनिट बोले तो वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। इनमें से इंडेफिनिट कितने हैं, दो हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने लिख दिया इंडेफिनिट लेगा। एक सबसे कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। भाई जब बिफोर अपने बाद इंडेफिनिट लेगा तो इंडेफिनिट कितने हमारे पास इनके साथ लगने वाले, दो हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों में से ही किसी एक को लेगा। और जो बचा हुआ दो दूसरा है परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है चाहे पास्ट परफेक्ट है, वो चाहे इसके बाद में आए या बिफोर से भी पहले आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके लिख दूं कि ये इंडेफिनिट चाहे आपका पास्ट हो या आपका प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? अब माय डियर, बिफोर क्लियर हो गया आपका कि बिफोर अपने बाद कौन सा टेंस लेता है, इंडेफिनिट लेता है। तो बच्चा कौन अब, बिफोर का दुश्मन। बिफोर का दुश्मन कौन है, आफ्टर या अपोजिट है। और अगर आफ्टर इसका अपोजिट है तो ये तो कंफर्म है कि जब इसका दुश्मन है, इसका अपोजिट है, तो बिफोर के जैसे स्ट्रक्चर तो नहीं लेगा, ये तो कंफर्म है। और बिफोर के जैसे स्ट्रक्चर नहीं लेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि बिफोर के बाद तो लगता है क्या, इंडेफिनिट लगता है। क्या लगता है, इंडेफिनिट लगता है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर के बाद इंडेफिनिट तो नहीं आएगा। तो फिर आफ्टर के बाद क्या आएगा फिर, तो बचा हुआ आपके आफ्टर के बाद आ जाएगा। बचा हुआ कौन, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बोले तो दोनों में कॉमन वर्ड है क्या, परफेक्ट। तो माय डियर, जहां हमने पढ़ा कि बिफोर के बाद हमें इंडेफिनिट लगाना है, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर के बाद हमें लगाना है क्या, परफेक्ट लगाना है। अब ये परफेक्ट चाहे आपका पास्ट हो या फिर आपका क्या हो, फ्यूचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। परफेक्ट में दो हैं तो उनमें से कोई भी आ सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर यहां तक? तो ये आपका पॉइंट है बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, ये आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर इसके बाद में मैं बिफोर आफ्टर के और भी आपको, ये सिर्फ आपका जो है वो पॉइंट ए को फॉलो करता है, यानी ये आपका रिलेटेड है कंसेप्ट नंबर ए। ये आपके पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट बी अभी हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर और हम डिस्कस जो करेंगे उससे आपका बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहां क्लियर हुई है कि बिफोर आफ्टर के साथ हम कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? समझिएगा। अब मैं सेंटेंस वाइज आपको क्लियर करवा देता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा बिफोर यू और ब्लैंक दे दिया और यहां लिख दिया ब्रैकेट में गो टू मार्केट आई, और यहां ब्रैकेट में लिख दिया कुक फूड। अब माय डियर, ये सेंटेंस आपको लिखा, एक सेंटेंस और मैं आपको लिख देता हूं, आई कुक फूड बिफोर यू गो टू मार्केट। अब ये मैं दो तरीके के सेंटेंस क्यों लिख रहा हूं दोस्तों आपको, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि चाहे सेंटेंस में बिफोर पहले आए चाहे आपके बीच में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। स्ट्रक्चर बोले तो स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अब जरा मुझे आप इतना सा बता दो कि बिफोर अपने तुरंत बाद क्या लेता है, बिफोर अपने तुरंत बाद क्या लेता है, इंडेफिनिट लेता है। क्या लेता है, इंडेफिनिट लेता है। और इंडेफिनिट में दो इंडेफिनिट आपके आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों यहां जब हम बात अगर करेंगे तो यहां आप ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों जगह ब्लैंक इसलिए दिए अभी आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर बाद में आपको एग्जैक्ट कौन सा वहां पर सेलेक्ट करना है उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। एक बार तो आप ये आप डिसाइड करो कि कौन सा टेंस कहां पर आ सकता है। तो आप देखिए बिफोर वर्ड दे रखा है और हमें पता है बिफोर के बाद लगता है इंडेफिनिट। अब वो इंडेफिनिट कोई भी हो सकता है, पास्ट भी है और हमारे पास प्रेजेंट भी है। तो दोस्तों यहां हम ऐसा मान लेते हैं कि वेंट भी आ सकता है और क्या आ सकता है, गो भी आ सकता है। भाई अभी तो हमें सेंटेंस से पता नहीं है ना कि सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट को प्रीफर करें या प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रीफर करें, ये तो अभी हमारा क्लियर नहीं है।
और क्लियर जब तक नहीं है तब तक तो हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो आपको क्या अभी मैं बता भी दूंगा इसी तरीके के सेंटेंसेज में, दोनों तरफ ब्लैंक है और उसमें डिसाइड नहीं हो रहा है, तो उसमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प और कौन कर सकता है, ऑप्शन भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में एक सूटेबल पेयर आपको दिया जाए कि बिफोर के तुरंत बाद इंडेफिनिट और अगले आपके ब्लैंक में परफेक्ट का टेंस दिया जाए, तब तो वो ऑप्शन सही है आपका, अदरवाइज वो ऑप्शन गलत है। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो हम अगर बात करें कि वेंट और गो आ गया, ये इंडेफिनिट में से कोई भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। एंड इन नेक्स्ट ब्लैंक हम यहां पर आपके परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड कुक्ड भी आ सकता है, क्या आ सकता है, हैड कुक्ड भी आ सकता है, और या फिर आप इसको क्या मान सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट भी मान सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग शैल हैव कुक्ड भी कर सकते हो। भाई दोनों में से कोई भी आ सकता है, यहां तो अभी हमारे डिसाइडेड नहीं है ना कि कौन सा कहां आएगा कौन सा कहां आएगा, तो कोई कहीं पर भी आ सकता है, और कोई कहीं पर भी यदि आ सकता है तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलो कोई भी है, तो इनमें आपके एक तरफ इंडेफिनिट और दूसरी तरफ परफेक्ट आ सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो इधर पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, तो दोनों आ गए। तो ये चीज क्लियर हुई। इस चीज से हमें ये क्लियर होता है कि बिफोर के बाद में आपको किसका ध्यान रखना है, कि बिफोर के बाद में इंडेफिनिट आता है, और दूसरा सेंटेंस जो बचेगा वो किसका होगा, निश्चित रूप से परफेक्ट का होगा। अब भले ही आपको बिफोर कहां दिया जा रहा है, बीच में, तब बीच में भी ये चीज डिसाइड करके रखिएगा कि बिफोर के बाद तो आपको इंडेफिनिटी लगाना पड़ेगा, और बिफोर के बाद इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों यहां वेंट भी आ सकता है और गो भी आ सकता है। अब बचा हुआ जो सेंटेंस है वो अब इसके बाद में नहीं है, बल्कि हमको कहां दे दिया, पहले ही दे दिया, और अगर पहले दे दिया तो वही कंसेप्ट हमारा इसमें आ जाएगा, इसमें हैड कुक्ड भी आ सकता है और शैल हैव कुक्ड भी आ सकता है। नहीं आएगा क्या बताओ भाई, आपके पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और यही कंसेप्ट दोस्तों आपके आफ्टर में आता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपके आफ्टर में आता है। जैसे कि मैं आपसे अगर ये कहूं कि आफ्टर यू कुक फूड आई टू मार्केट, एक सेंटेंस ये है। दूसरा आपको क्या दिया गया, इसको आफ्टर को अलग जगह पर दे दिया, जैसे कि आई गो टू मार्केट आफ्टर यू, और यहां आपको ब्लैंक दे दिया कुक फूड। मेरे ख्याल से आप में से किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे, माय डियर यहां आफ्टर स्टार्टिंग में दे रखा है और यहां आफ्टर कहां दे रखा है, बीच में दे रखा है, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आफ्टर को वो कहीं पर भी दे, हमें तो रूल क्लियर है कि बिफोर अपने बाद लेता है इंडेफिनिट और आफ्टर लेता है अपने बाद परफेक्ट। क्या लेता है, आफ्टर अपने बाद परफेक्ट लेता है, और परफेक्ट में भी कितने हमारे पास, दो हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। तो माय डियर अब इसमें दोनों तरफ ब्लैंक दे रखा है, तो अभी हमें ये क्लियर तो नहीं है ना भाई, कोई शब्द विशेष दे देता, लास्ट वर्ड दे देता, प्रीवियस वर्ड दे देता, यस्टर वर्ड दे देता है, तो अगर मान लीजिए ऐसे शब्द दे देता तब तो हम मान भी लेते कि ये आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट आएगा। फ्यूचर की बात कर लेता, नेक्स्ट दे देता, फॉलोइंग दे देता, कमिंग दे देता, इसमें वाक्य में अगर कोई शब्द ऐसे, तो हमें पता लग जाता है फ्यूचर की बात करना चाह रहा है, और फ्यूचर की बात यदि करना चाह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वहां पर फिर फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो हम तो कॉमन बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि कौन से टेंस का कहां प्रयोग हो सकता है। तो माय डियर यहां आफ्टर की बात हमने की थी, और आफ्टर का हमने लिखा था कि आफ्टर दिस वर्ड, आफ्टर दिस कंजंक्शन वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भी लग सकता है और फ्यूचर परफेक्ट भी लग सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहां हैड कुक्ड भी कर सकते हैं, और यू के हिसाब से विल हैव कुक्ड भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई पास्ट परफेक्ट लगा दो या फ्यूचर परफेक्ट लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बचा आपका दूसरा सेंटेंस, अब जब दूसरा सेंटेंस बचा तो परफेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, बचा हुआ कौन सा होता है, इंडेफिनिट, तो दूसरे में आप इंडेफिनिट लगा दो,
तो आई के हिसाब से गो आ रहा है, तो गो की पास्ट में तो हो जाती है वेंट फॉर्म, और इसकी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे गो, अकॉर्डिंग टू आई। अगर यहां ही होता तो गोज कर देते हम। तो सिंपल सा कंसेप्ट, इतना बड़ा टास्क नहीं है। अब हो सकता है कि फर्स्ट लेवल में या आपको शुरुआत में इस चीज को हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा काफी बेहतरीन कंसेप्ट भी है और तरीके से इसको समझा रहा हूं मैं, इसलिए डिटेल में मतलब इसको समझा रहा हूं। तरीका तो खैर आपको कैसा लगेगा वो तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कितना समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट इस एक बार देखने में, फर्स्ट लेवल में देखने पर या एक बार देखने पर आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है तो दूसरी बार देखिए इसे। और एक नियम अपने साथ हमेशा रखिएगा, जो भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि सिर्फ वीडियो को क्या कर लेता है, देख लेता है। ऑनलाइन का उसे है कि ऑनलाइन तो है ही मेरे पास अवेलेबल, लेकिन दोस्तों आपको साथ में वही कंसेप्ट जब आप अप्लाई करेंगे ना, कि नोटबुक लेकर बैठो, जो कुछ चल रहा है उसे आप साथ के साथ नोट करते चलो। तो जो आपने पढ़ लिया उसे एक बार आपने नोटबुक में जब नोट डाउन कर लिया है तो उसे एक बार आप पढ़ लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। और रीड जब कर लेंगे तो उसे एक बार वीडियो को फिर वापस देख लो। मैं दावा करता हूं कि दूसरी बार वीडियो देखने पर आपको 100% चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ हमारे यहां पर कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपके लिए वो बेहतरीन रिजल्ट लेकर आते हैं, तो समझिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इजी हो गया अब आपको समझने में, कि आफ्टर अपने बात चूंकि लेता है क्या, परफेक्ट टेंस लेता है। परफेक्ट में हम कितने यूज करते हैं, दो। एक तो होता है आपका कौन सा, पास्ट परफेक्ट, और एक होता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट होता है। क्लियर यहां तक? अब जब परफेक्ट यूज कर लिया तो बचा कौन सा, परफेक्ट के साथ पेयर हमने किन का बनाया था, इंडेफिनिट का बनाया था, तो दूसरा ब्लैंक आपका इंडेफिनिट में चला जाएगा। यहां दोस्तों आपके आफ्टर जो है वो बीच में दे दिया तो क्या हुआ, बीच में दे दिया तो क्या हुआ, हम तब भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप यूज कीजिएगा कुक के हिसाब से, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, हेड कुक्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे हेड कुक्ड के साथ साथ क्या कर सकते हैं, यू के हिसाब से विल हैव कुक्ड भी कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या, आप खुद डिसाइड करो, देखें। नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, तो आप ऐसे कंप्लीट कर लो। अब जब आपने परफेक्ट कंप्लीट कर दिया तो बचा कौन सा आपका, इंडेफिनिट बचा, और इंडेफिनिट फिर इसमें आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गो। यहां आप वेंट लगा दो या फिर गो लगा दो, क्योंकि आई के साथ ईएस तो लगेगा नहीं, तो गोज तो होगा नहीं। क्लियर ये कंसेप्ट? तो मेरा कहने का उद्देश्य था कि आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आता है, और फिर बचा हुआ सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में जाता है। सिमिलरली बिफोर के तुरंत बाद कौन सा टेंस, और फिर बचा हुआ सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। ये तो हो गई कॉमन सी बात। अब मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल में ये आपको बता दूं कि आपको सिर्फ कौन सा, अभी तो हमने यहां पर ऑब्लिक लगा लगा के दो दो टेंस यूज किए थे, अब आपको केवल एक ही टेंस यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, तो उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूं। तो वहां आपको क्या होगा कि दो तरीके की चीजें मिलेंगी आपको। एक तो आपको सेंटेंस में एक ब्लैंक मिलेगा, तो एक ब्लैंक जब मिलेगा तो उस ब्लैंक में कौन सा टेंस आएगा वो आपके दूसरा सेंटेंस डिसाइड कर लेगा कि दूसरे सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उससे आप डिसाइड कर लोगे। दूसरा, दोनों तरफ ही अगर ब्लैंक मिलेगा तो ऑप्शन से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन आपको कैसे दे रखें, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहां कौन सा टेंस होगा, कौन सा सूटेबल पेयर बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको दोनों तरीके के सेंटेंसेस बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ब्लैंक दे रखे हैं, ऑप्शन की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको शब्द ही ऐसे दिए हुए होते हैं कि जिनसे पता लग जाता है कि भाई यहां तो पास्ट ही आएगा, भाई यहां तो फ्यूचर ही आएगा, वहां पर भी पता लग जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। समझना आप पहले एक बार, पहले तो मैं आपको एक सिंपल वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, आई, और यहां आपको दे दिया कुक फूड, और फिर उसके बाद में दिया बिफोर यू केम हियर। एक सेंटेंस तो दे दिया माय डियर मैंने आपको ये, तो मेरे ख्याल से आपने इसे, मुझे अब मैं बताना शुरू करूंगा उससे पहले ही इसे पूरा कर लिया होगा कि सर इसमें हो गया हमें कंफर्म क्या आएगा ब्लैंक में। तो अच्छी बात है, मैं आप इसमें सोच लीजिए, और मैं तब तक दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, बिफोर यू कम हियर आई हैड गॉन टू स्लीप। ये मान लीजिए आपका सेंटेंस हो गया।
ये आपका सेंटेंस हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखिएगा आप, इन दिस बोथ सेंटेंसेस वी आर यूजिंग कंजंक्शन बिफोर। दोनों ही सेंटेंसेज में कंजंक्शन आप क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों? बिफोर यूज कर रहे हैं। और अब आप अगर देखेंगे तो आफ्टर दिस वर्ड बिफोर वी आर यूजिंग दिस वर्ड केम। इस बिफोर के बाद में आप कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? केम वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। एंड सेकंड फॉर्म इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म तो किससे संबंधित है? पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है। और दोस्तों अगर बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट के साथ तो पेयर किसका बनता है? पास्ट परफेक्ट का बनता है। सो अदर सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दूसरा सेंटेंस तो किससे संबंधित होगा? ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट से होगा। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट की फॉर्म हम फिल कर देंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। क्लियर? सेम कंसेप्ट यहां आएगा दोस्तों। बिफोर दे रखा है, या बिफोर के बाद इतना तो कंफर्म है आपको कि बिफोर के बाद कौन सा टेंस आता है? इंडेफिनिट आता है। और वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो यहां बिफोर के बाद हमें फिल करना है। उधर तो बिफोर के बाद मिला था हमें ऊपर वाले में, तो इसमें बिफोर के बाद ब्लैंक मिल रहा है हमें। तो अब इस बिफोर के बाद कौन सा हम टेंस यूज करें? क्योंकि हमें पता है दो टेंस आ सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। अब कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा दूसरा सेंटेंस। तो दूसरे सेंटेंस में हमने देखा हैड गॉन दे रखा है, एंड हैड गॉन, हैड इज हेल्पिंग वर्ब एंड गॉन इज द थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म जब यूज करते हैं कौन सा टेंस बनता है? पास्ट परफेक्ट बनता है। और पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर किसका बनता है? तो पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम कभी भी किसके बिना नहीं कर सकते? पास्ट इंडेफिनिट के बिना नहीं कर सकते। सो माय डियर वी हैव टू यूज हियर केम। यहां पर किसका यूज हो जाएगा? केम का यूज हो जाएगा। ये लो सिंपल है कंसेप्ट। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद में आप देखिएगा, ये जरूरी नहीं, ये तो चलो मैंने आपको इस ऐसे दे दिया कि एक सेंटेंस आपको ऑलरेडी टेंस के साथ दे दिया, लेकिन मान लो ब्लैंक भी दे दे, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे सेंटेंसेस, तो वो भी आपको दे दे, उसमें भी आप ये डेफिनेटली कह दो कि नहीं भैया इसमें तो यही टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। वो कैसे डिसाइड करें? तो दोस्तों उसमें आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, कुछ एडवर्बियल्स ऐसे मिलेंगे, जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ही टेंस आ सकते हैं, यहां पर और कोई टेंस नहीं आ सकता। क्लियर है? तो देखना समझना आप। मैंने मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया, इन लास्ट वीक आई market before you call me। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया दोस्तों आपको, और इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप पहले तो कंजंक्शन को पकड़ना। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना, आप वैसे ही एक मतलब इधर उधर शब्दों पर अगर घूमते रहे ना तो दिक्कत हो जाएगी। पिन पॉइंटेड शब्द पकड़ो आप तो कि कौन सा वर्ड है जो डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला वर्ड तो हमारा होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ही तो डिसाइड करेगा कि कौन सी जगह कौन सा टेंस और कौन सी जगह कौन सा टेंस। अब कम से कम बिफोर आने से हमारा ये तो क्लियर हो गया कि भैया बिफोर के बाद तो हम इंडेफिनिट लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। अब हमारे पास कंपटीशन में सिर्फ दो ही तो बचे। बिफोर के बाद में इंडेफिनिट लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो ही तो लगते हैं। अब इन दो में से कौन सा आएगा ये हम जब कंफर्म करें तो दोस्तों दूसरा शब्द देखिए क्या आ रहा है? लास्ट वीक। एंड दिस लास्ट वीक इज रिलेटेड टू पास्ट। ये लास्ट वीक किससे संबंधित है? पास्ट से संबंधित है। तो ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों ब्लैंक्स में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस आ सकता है? पास्ट संबंधी टेंस ही आ सकता है। अब वो कौन सा टेंस किस जगह आएगा ये हम डिसाइड कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आ ही नहीं सकता ना, फ्यूचर परफेक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिस वर्ड लास्ट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट इज रिलेटेड टू ओनली पास्ट टेंस। ये तो सिर्फ पास्ट से संबंधित है, प्रेजेंट फ्यूचर से संबंधित है क्या? लिखा था क्या हमने जब एडवर्बियल्स लिखे थे? जब प्रेजेंट फ्यूचर में तो नहीं लिखा था। तो फिर दोस्तों जब हमारा लास्ट से कंप्लीट हो गया तो ये हमारा क्लियर है कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब कॉल इज कॉल्ड।
अब यहां पर कॉल्ड का यूज करेंगे आप, तो आपने ये यूज कर लिया। अब जब इधर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो दूसरा सेंटेंस जो है वो आपका डेफिनेटली किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो माय डियर यहां हम कर देंगे क्या, हैड गॉन। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती दोस्तों, बशर्ते हम उस जड़ को समझें। अब आपके एक प्रकार का सेंटेंस और आता है, कौन सा, जिसमें दोनों तरफ ब्लैंक दे रखा है लेकिन ये वर्ड भी नहीं मिलेगा, वहां पर लास्ट भी नहीं मिलेगा, और फिर भी आप बेझिझक उसे सही करके आ सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ऑप्शन पर डिपेंड होना पड़ेगा। ऑप्शन पर कैसे डिपेंड होना पड़ेगा, मैं सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं आपको लिख दूं, जैसे आई और ब्लैंक दे दिया और फिर उसके बाद में ब्रैकेट में दे दिया वही गो टू मार्केट, फिर आपको दे दिया बिफोर आई, और ये आपको ब्लैंक देके और ब्रैकेट में दे दिया कॉल, ये यू करेंगे इधर, बिफोर यू और मी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें फर्स्ट में हमने जो किया था ना उसके अकॉर्डिंग तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट आता है, तो दो इंडेफिनिट आ सकते हैं, इधर दो परफेक्ट आ सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड लाइक लास्ट, फ्यूचर, नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग, प्रीवियस, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो इसमें अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पास्ट संबंधी आएंगे या फ्यूचर और प्रेजेंट संबंधी आएंगे, ये हमारा क्लियर नहीं है। लेकिन ऑप्शन पे ध्यान देना दोस्तों, आपको ऑप्शन ए दिया, इसके संबंधी दिया आपको वेंट, और दूसरा दे दिया हैड कॉल्ड। एक ऑप्शन तो दिया ये, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हैड गॉन, और एक दिया आपको कॉल। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया हैड गॉन और एक दे दिया आपको कॉल्ड, और ऑप्शन डी आपको दे दिया कॉल, सॉरी, गो और हैड कॉल्ड आपको दे दिया। मान लीजिए चार ऑप्शन आपको दे दिए और अब आपसे पूछा बताइएगा इन ब्लैंक्स में कौन सा आपका कंसेप्ट सूटेबल है। ठीक है, अब हमने ये देखा, हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि बिफोर शब्द आ रहा है, तो बिफोर शब्द आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि कॉल वर्ड जो है ये इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि बिफोर के बाद तो सिर्फ कौन सा टेंस आता है, इंडेफिनिट आता है। और अगर कॉल इंडेफिनिट में जाएगा तो गो किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा, और परफेक्ट में जाएगा तो इसका मतलब गो की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, गॉन आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में जाए चाहे फ्यूचर परफेक्ट में। आप शब्दों को तुरंत पकड़ के चलना। भाई जब ये क्लियर है कि जब ये परफेक्ट में जाएगा तो इतना तो कंफर्म है कि गो की थर्ड फॉर्म जाएगी, इधर हर हाल में थर्ड फॉर्म जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑप्शन फटाफट फटाफट इलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे दूर। कैसे हट जाएंगे कि आपका देखो ये एक बिल्कुल गलत हो गया, क्यों, क्योंकि या तो गो दे रखा है जबकि आनी चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये आपका हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि हमने माय डियर ये डिसाइड कर लिया ना कि बिफोर के बाद इंडेफिनिट और दूसरा सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा, तो बिफोर के बाद में तो इंडेफिनिट लगा देंगे लेकिन दूसरा सेंटेंस तो परफेक्ट में जाएगा ना, वेदर इट इज रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें भी हो। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में परफेक्ट परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। इसका मतलब इस गो की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो ऑप्शन दौड़ में या कंपटीशन में वही ऑप्शन शामिल होगा जो अपने अंदर गॉन रख रहा होगा। इसने गॉन रखी नहीं तो ये कंपटीशन से बाहर। इधर हमने देखा कि वेंट आ रहा है, ये कंपटीशन से बाहर। क्यों सोचना फिर ज्यादा के बारे में, हमें पिन पॉइंटेड समझिएगा आप, इजी हो जाता है आपके एग्जाम में भी सेंटेंसेस को कंफर्म आप ये कह के आ सकते हैं कि हाँ ये, और उलझते नहीं है वहां पर। तो दो तो बाहर हो गए ना भाई, इसमें वेंट आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म है तो आनी चाहिए गॉन, तो वो ऑप्शन सूटेबल नहीं, ये सूटेबल नहीं। अब दो जगह आ गया आपका, एक गॉन इधर भी आ गया और एक गॉन इधर भी आ गया। और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों में ही आपको क्या दे रखा है, हैड दे रखा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट। और जैसे पता लग गया भैया दोनों ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट है, तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा। यार हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही पढ़ा था हमने कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है, एंड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो
कॉल जो दे रखा है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। तो कॉल्ड जिसमें दे रखा है वो ऑप्शन सही होगा। इसमें तो आपको कॉल दे रखा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। तीन जब बाहर हो गए तो ये आपका सही है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, कॉल्ड दे रखा है। तो सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट करने हैं आपको, कितने तरीके से पूछ ले वो। अगर आपका रूल क्लियर है, बेस क्लियर है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, गारंटी है इस बात की। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए तो आगे बढ़े अब अपन। अब आगे इसमें ये आपका ए टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब आपको सेंटेंस इस प्रकार से दिए जाएंगे। अब इसमें ए टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसको थोड़ा सा तसल्ली से समझो। यहां आप अगर देखेंगे तो दो जो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों सेंटेंसेज का डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है, वो सेम है या अलग अलग है? आप ये बताओ मुझे। दोनों सेंटेंसेज जो हैं उनका सब्जेक्ट सेम है या अलग अलग है? तो आप स्पष्ट कह दोगे सर अलग अलग है, क्योंकि एक में आई है एक में यू है, तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है ना? तो चलिए ठीक है, यही मुझे पूछना था, क्योंकि आगे का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। कैसे, समझिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कहता है, बी पॉइंट कहता है कि दोस्तों ये बिफोर और आफ्टर जो है ना, ये दो तरीके से काम में आते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कैसे, वो समझना। अगर बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद में आप लगा रहे हैं कोई नाउन या प्रोनाउन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन लगा रहे हैं, तब तो माय डियर ये काम करते हैं सिर्फ किसका, कंजंक्शन का काम करते हैं। और जब कंजंक्शन का काम करते हैं तो पिछले जो रूल्स हैं आपके, केवल वही आपको फॉलो करने हैं। लेकिन जब इनके तुरंत बाद, बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। तो दोस्तों ये आपके काम करने लग जाता है किसका, प्रीपोजिशन के काम करने लग जाते हैं ये शब्द आपके। ये आपके बिफोर आफ्टर किसका काम करने लग जाते हैं भैया, प्रीपोजिशन का काम करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा समझना एक बार फिर से। अगर बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना इसमें, कि यहां बिफोर आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में ये जो बिफोर है ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यदि आपके इस बिफोर आफ्टर के बाद में नाउन प्रोनाउन ने आके और क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, कोई भी वर्ब दे दी आपको, और अगर वर्ब है उसके बाद आपको मिलती है, तो समझ जाना कि बिफोर आफ्टर किसका काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। क्लियर है यहां? तो सर इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला दोस्तों कि हमारा एक रूल कहता है कि प्रीपोजिशन के रूप में जो कोई भी शब्द वाक्य में आता है, उस प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आ जाती है, तो उस वर्ब को आपको हर हाल में यूज करना पड़ता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में, अगर कोई प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं क्या, वर्ब यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और आईएनजी फॉर्म यदि यूज करनी पड़ेगी तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर बिफोर आफ्टर का प्रयोग आप कर रहे हैं और उनके तुरंत बाद वर्ब लग गई, तो वो आपके बिफोर आफ्टर चूंकि प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो वो वर्ब आपकी कौन सी फॉर्म में जाएगी, आईएनजी फॉर्म में जाएगी। रूल भले ही आपके पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाले आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वर्ब जो उसके तुरंत बाद, मैं यहां एक बात समझने वाली है आपकी। आई एम नॉट सेइंग हियर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग ओनली वर्ब। मैं कह रहा हूं केवल वर्ब, जो भी वर्ब आएगी, भले ही वो कोई सी भी वर्ब हो, उसके स्थान पर उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। किस फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, लेकिन कब, जब बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन ने आके क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। कि सर रूल तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही जोरदार है, लेकिन एग्जाम्पल अगर आ जाए तो फिर हमारे बेटर तरीके से समझ में आ सकता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूं इस कॉन्सेप्ट को एक बार। मान लीजिए दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड कुक्ड फूड बिफोर go to
मार्केट, ये मान लीजिए सेंटेंस लिखा। अब आप समझना, वी आर यूजिंग हियर बिफोर, यहां हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं किसका, बिफोर का। लेकिन आप अब एक ध्यान दीजिए एक बात पर कि बिफोर के तुरंत बाद देखो कोई नाउन प्रोनाउन है क्या, नाउन प्रोनाउन तो नहीं मिल रहा। तो फिर क्या मिली, ये वर्ब मिली जो हमें इस ब्लैंक में फिल करनी है, मिल रही है ना आपको। और माय डियर मैंने आपसे कहा था कि अब नियम की बात अगर देखें, हम अभी हमने जो नियम पढ़े थे उनकी बात देखें, तो माय डियर इस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं हैड कुक्ड। इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। और अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो नियम के अनुसार तो बाद वाला सेंटेंस जो है बिफोर के बाद वाला वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। यानी नियम के अनुसार तो हमें ब्लैंक में फिल करनी चाहिए थी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अगर मैं वेंट को इस ब्लैंक में फिल कर देता हूं, मान लो, तो वेंट क्या है, एक वर्ब है। और हमने कहा था बिफोर और आफ्टर के तुरंत बाद यदि वर्ब आ जाती है तो ये बिफोर आफ्टर काम करने लगते हैं किसका, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। तो दोस्तों नियम के अनुसार वेंट आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इस बिफोर ने इस पर दबाव डाला और कहा कि तुझे आईएनजी फॉर्म में आना पड़ेगा एंड वी हैव टू यूज हियर गोइंग। अब हमको यहां इसलिए क्या यूज करनी पड़ेगी, गोइंग यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के आप जब प्रयोग कर रहे हैं कि कंजंक्शन के या बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद जब वर्ब लगाते हैं तो बिफोर आफ्टर तब्दील हो जाता है किस रूप में, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों जब भी वर्ब लगती है तो कौन सी फॉर्म में लगती है, आईएनजी फॉर्म में लगती है। तो नियम तो ये कहता है कि इधर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट लगा तो दें, पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो सेकंड फॉर्म चाहिए। और बिफोर कहता नहीं मेरे तुरंत बाद में अगर लगानी है वर्ब तो सिर्फ कौन सी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में ही आप लगा सकते हो। सो माय डियर वेंट के स्थान पर हमें आईएनजी फॉर्म गोइंग ही लगानी पड़ेगी। आई बात कुछ समझ में। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं, उससे आप कंसेप्ट क्लियर करना। आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर कुक फूड, दिस सेंटेंस एंड माय डियर अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग कंजंक्शन बिफोर हियर। यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है, बिफोर। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिफोर के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन है क्या, दिख रही है क्या, नहीं। नाउन प्रोनाउन होता तब तो वो कंजंक्शन होता, कंजंक्शन होता तो हम सेम फॉर्म यूज कर लेते, यहां पर वेंट लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, कुक्ड लिख देते कोई दिक्कत नहीं है हम केम लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी वर्ब आती है उसकी सेकंड फॉर्म लिख देते। लेकिन माय डियर यहां बिफोर के बाद में नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, और नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, बिफोर के बाद में वर्ब लिखना चाह रहे हैं। और अगर वर्ब आ रही है तो दोस्तों इसका मतलब ये बिफोर किसका काम कर रहा है, यहां बिफोर यहां प्रीपोजिशन का काम करने लग गया। बिल्कुल इसकी तरह कि जैसे यहां प्रीपोजिशन का काम कर रहा था वैसे यहां भी प्रीपोजिशन का काम करने लग गया है। और माय डियर अब प्रीपोजिशन का काम करने लग गया तो नियम के अनुसार हम बात करें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा साइड कौन सा लेगा अपना, पास्ट इंडेफिनिट। तो नियम के अनुसार तो इस ब्लैंक में क्या आनी चाहिए थी, कुक्ड आनी चाहिए थी। लेकिन माय डियर बिफोर अपने बाद और कोई फॉर्म नहीं लेगा, तुरंत बाद में तो ये सिर्फ एक ही फॉर्म लेता है, कौन सी, आईएनजी फॉर्म लेता है। क्यों, क्योंकि जब ये अपने तुरंत बाद वर्ब लेता है तो ये आपके प्रीपोजिशन का काम करने लगता है। तो माय डियर कुक्ड नहीं लगा के हम यहां लगाएंगे क्या, कुकिंग लगाएंगे, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर कुकिंग फूड। क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। आई बात समझ में। लेकिन माय डियर ये आपके समझ में आ गया, इसका मतलब अभी आपके कंसेप्ट पूर्ण रूप में समझ में आ गया हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी तो एक बेहतरीन कंसेप्ट तो आपका बच रहा है। अब उस बेहतरीन कंसेप्ट को समझिएगा, रूल आपका क्लियर है। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझना। आई कुक्ड फूड आफ्टर कंप्लीट माई होमवर्क। मान लीजिए ये आपको दिया गया दोस्तों, आई कुक फूड आफ्टर ब्लैंक कंप्लीट माई होमवर्क। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें
then in this blank we are using this word after. in this sentence we are using this word after. इस वाक्य में आप एक शब्द यूज कर रहे हैं, कौन सा? आफ्टर वर्ड यूज कर रहे हैं। और अब आप अगर देखें तो आफ्टर के तुरंत बाद देखिएगा नाउन प्रोनाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और जब नहीं आ रहा है तो ये अपने तुरंत बाद लेगा क्या? वर्ब लेगा। और वर्ब जब लेगा तो ये किसका काम करने लग रहा है? यहां पर प्रीपोजिशन का काम करने लग रहा है। तो अब क्या करें? आप इसको कंप्लीट करना चाहेंगे एक्सेप्ट, तो कंप्लीटिंग कर दो। नहीं माय डियर, ऐसे थोड़ी कर देंगे कंप्लीटिंग। समझना आप अभी आराम से, कंप्लीटिंग कैसे हो जाएगा? क्योंकि इधर आप देखिएगा यहां एक तरफ आफ्टर के दे रखा है शब्द क्या? कुक्ड। और कुक्ड यदि दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये किससे संबंधित है? पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है। नहीं है क्या? बिल्कुल है। और माय डियर, हमने एक रूल पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ कौन सा टेंस चलता है? पास्ट परफेक्ट चलता है। तो दोस्तों यहां कौन सा टेंस आना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट हमें यहां कंप्लीट करना चाहिए था हैड कंप्लीटेड। यही तो फिल करना है हमें। अब माय डियर, हैड कंप्लीटेड जब हम फिल करना चाहेंगे तो अब आपके ये तो पता लग गया कि हाँ सर हैड कंप्लीटेड तो आएगा, क्योंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो क्या करें हम? हैड कंप्लीटिंग करें क्या? वो नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर आपने वर्ब टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो आपको मैंने बता रखा था कि हैव की फॉर्म जो भी आएगी वो अपने साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती, थर्ड फॉर्म ही लेती है। तो हैड कंप्लीटिंग तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि तब तो हैड किसकी फॉर्म है? हैव की, उसके बाद तो आईएनजी लग जाएगी, तो वैसे ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? इसको समझना। हमने मान लीजिए इसे ब्लैंक में उठा के एज इट इज रख दिया, ये ब्लैंक ही है मान लो आप। तो आप मुझे बताना आफ्टर के नजदीक हैड रहेगा या कंप्लीटेड रहेगा? क्या रहेगा आफ्टर के नजदीक? आफ्टर के ज्यादा जुड़कर कौन रहेगा? भाई हैड कंप्लीटेड को एज इट इज आपने ब्लैंक में फिल कर दिया तो आफ्टर के नजदीक हैड बनेगा या कंप्लीटेड? तो आप कहेंगे सर हैड बनेगा। और आप मुझे बताइएगा हैड अगर इसके साथ रहेगा तो हैड क्या है? हैड भी तो एक वर्ब है। और अगर हैड एक वर्ब है तो आप अच्छे प्रकार से जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि मैंने केवल वर्ब बोला है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं बोला। तो यहां पर हेड पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और हेड भी चूंकि एक वर्ब है तो ये यहां से हट जाएगी और अपनी रूट फॉर्म को कह जाएगी कि भैया आईएनजी फॉर्म लगाओ। तो दोस्तों यहां हेड कंप्लीटेड न होकर हमें करना पड़ेगा हैविंग कंप्लीटेड करना पड़ेगा। और हमारा रूल पूर्ण रूपेण इसलिए सही हो जाता है कि यहां हैविंग कंप्लीटेड करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती कि आफ्टर के बाद वाली वर्ब किसमें यूज की गई है? आईएनजी फॉर्म में, जो हमारा रूल है। तो वो भी हो गई। और हमने कहा कि हैविंग किसकी फॉर्म है? हैव की फॉर्म। और हैव की कोई भी फॉर्म आती है तो अपने बाद कौन सी फॉर्म लेती है? थर्ड फॉर्म लेती है। तो माय डियर थर्ड फॉर्म ले रही है। अब हैविंग आ जाए, चाहे हैड आ जाए, चाहे हैज आ जाए, चाहे हैव आ जाए, कोई भी फॉर्म आए, है तो हैव की फॉर्म वो। तो हैव की फॉर्म होने पर आपके थर्ड फॉर्म लग गई। तो माय डियर ये है कंसेप्ट बी आपका बिफोर आफ्टर का। इसका एक सेंटेंस और देखो। अभी आप, मैंने मान लीजिए आपको एक सेंटेंस लिखा, यू कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर आफ्टर, you completed your homework after eat food। ये आपको सेंटेंस दिया और आपसे कहा कि इस ब्लैंक को फिल करो भैया। अब आप यहां देखेंगे कि शब्द दे रखा है क्या? आफ्टर दे रखा है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आफ्टर के बाद में आपको कोई भी नाउन प्रोनाउन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। और अगर नहीं मिल रहा है तो माय डियर आप इस ईट को ही इसके बाद यूज करना चाहते हो, दैट इज अ वर्ब। ईट क्या है? एक वर्ब है। और हमने रूल पढ़ा है कि बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद जब वर्ब आ जाती है तो बिफोर आफ्टर काम करने लग जाता है किसका? प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो वर्ब आती है दैट वर्ब मस्ट बी रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव फॉर्म, इट मींस आईएनसी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो वर्ब आपकी कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? आईएनसी फॉर्म में होनी चाहिए। और माय डियर अब इधर हमने जब देखा तो यहां दे रखा है कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड फॉर्म इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
किससे संबंधित है? पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है। किससे संबंधित है? पास्ट इंडेफिनिट। और माय डियर, अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ईट की बात हम करें तो यहां पर होना चाहिए था क्या? हैड ईटन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था दोस्तों? हैड ईटन होना चाहिए था। लेकिन क्या हैड ईटन लगा सकते हैं क्या हम? नहीं लगा सकते, क्योंकि आफ्टर तो अपने बाद जो भी वर्ब लेता है उस वर्ब के स्थान पर कौन सी फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। अब यहां पर नजदीक कौन रहेगा? हैड रहेगा, क्योंकि आफ्टर का प्रभाव तो मेन रूप से किस पर पड़ेगा? ईटन पर जाने से पहले तो इस आफ्टर को गुजरना पड़ेगा। कहां से? हेड से। जैसे वो नहीं कहते बॉलीवुड मूवीज में, हिंदी मूवीज में कहते हैं, जब कोई लड़का या लड़की मान लीजिए एक मतलब किसी से प्रेम करता है तो उस कंडीशन में जब वो कहते हैं, जैसे अमीर घर का पिता होता है, अमीर घर का आदमी अपनी बेटी को रोकने के लिए कहता है कि वहां जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट है कि आफ्टर अगर मान लो ईटन तक पहुंचना चाहता है तो उसे किससे गुजरना पड़ेगा? हेड से। तो पहले आफ्टर का प्रभाव कौन ग्रहण करेगा? हेड प्रभाव ग्रहण करेगा। और हेड पर इसका पहला प्रभाव पड़ेगा तो हेड की ही हम क्या लगा देंगे? आईएनसी फॉर्म, और हैविंग ईटन यहां कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका रूल साबित हो जाता है। और रूल क्या साबित हो जाता है? कि हम यहां कौन सा टेंस किस प्रकार से यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों यह है आपका बिफोर आफ्टर का रूल। एक कॉमन सी बात समझ लीजिएगा कि बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन और प्रोनाउन आया है तो माय डियर ये कंजंक्शन का काम करता है। अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है? ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। लेकिन बिफोर आफ्टर के तुरंत बाद यदि आपके नाउन प्रोनाउन ने आकर कोई वर्ब आ रही है तो दोस्तों वर्ब आने पर यह प्रीपोजिशन की तरह बिहेव करता है। और प्रीपोजिशन अपने बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? आईएनजी फॉर्म लेता है। और आईएनजी फॉर्म जब लेगा तो आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है। कैसे लगानी है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंस। तो टेंस के रूल्स तो भूलने ही नहीं है ना। कैसे थोड़ी है कि आईएनजी तो लगानी है तो जो ब्रैकेट में दे रखी है उसकी आईएनजी लगा दो, नहीं। दूसरे सेंटेंस के टेंस के साथ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अगर दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा दूसरा। और पास्ट इंडेफिनिट में तो आप अकेली वर्ब की फॉर्म कैसे लगा देंगे? उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी तो लगती है। तो ये डिसाइड करके आप इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं ये रूल काफी बेहतरीन अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है। इसीलिए ये बेहतरीन रूल है कि इसमें बेहतरीन कंसेप्ट चलते हैं दोस्तों। और बेहतरीन कंसेप्ट जब चलते हैं तो इसी प्रकार से चलते हैं। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का एक कंसेप्ट और बताऊंगा कि ये बिफोर आफ्टर का रूल था। अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कब यूज होते हैं वो हालांकि मैं आपको टेंस के दौरान भी समझा चुका हूं, लेकिन एक बार और मैं बता दूंगा कि जरूरी नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जब भी एक साथ आए तो बिफोर आफ्टर से ही जुड़े। दूसरे टेंस दूसरे शब्दों से भी जुड़ सकते हैं। अब दूसरे शब्दों से जैसे वैन से जुड़ सकते हैं, वाइल से जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन उसका क्या कंसेप्ट होगा कि कैसे हम डिसाइड करें कि ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जाएगा या कौन से में जाएगा, तो वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो वो डिसाइड मेरे ख्याल से आज की क्लास में बिफोर आफ्टर का काफी बेहतरीन कंसेप्ट है। तो इसे शायद आपको अगला रूल पढ़ने से पहले पहले इसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करके अगले क्लास में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिफोर आफ्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट और फॉलो करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इफ और अनलेस वाले कॉन्सेप्ट। और इफ और अनलेस के साथ हम कंप्लीट करेंगे अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है या कोई और भी टॉपिक जो होगा वो हो सकता है। कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। वो हम सिलेबस के अनुसार जो पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये टॉपिक आप रिवाइज जरूर करेंगे और इसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके, और वीडियो आप एक बार और देख सकते हैं, वीडियो एक बार देख के और फिर आप उसे कंप्लीट करें। लेकिन एक रूल जरूर फॉलो करना जो मैंने आपको बताया था, जो भी क्लास चल रही है उसके साथ आप उसे नोट जरूर करें जो भी रूल है। इससे क्या होगा, आपको एक ही वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें कमजोर हो जाएंगी, भाई कितनी बार वीडियो देखोगे ऐसे। तो एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो लिखने से साथ के साथ पढ़ने से आपका रिवीजन बेहतर होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। और फिर उसे लिखने के बाद में काफी कुछ कंसेप्ट तो आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ अगर बच जाता है किंतु परंतु में, तो आप फिर वीडियो देख के उसे क्लियर कर लें। क्लियर है? तो चलिए इस रूल को एक बार कंप्लीट कीजिएगा। अगली क्लास में मैं फिर से आपसे इसके बिफोर आफ्टर के साथ जो हमने टेंस यूज किए थे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, उसके रूल के साथ फिर से मिलूंगा आपसे। और उसी को कंप्लीट करके थोड़ी देर का है, उसके बाद हम इफ और अनलेस वाले कंडीशनल कंसेप्ट्स पर चलेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट करके अपना टेंस टॉपिक पूरा करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस के साथ। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।